So hey guys, my name is Rahul Sharma and today in this class we are discussing about HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है 1 जून को। और उस 1 जून के एग्ज़ाम के अंदर जब 4000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया, जैसा कि डाटा निकल के आ रहा है, उसमें से 2500 लोगों ने, लगभग 2500 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। और उन 2500 बच्चों में से जो HPSC है वो टॉप 172 बच्चों को सिलेक्ट करेगी जो कि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम देने वाले हैं 10 अगस्त को। तो क्या हम उसके अंदर शामिल होंगे या नहीं होंगे, वो सारी की सारी बातें आज की हमारी इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, मेरा अगर मैं खुद का अनुमान बताऊं तो लगभग मैंने 92 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और कितने क्वेश्चंस मेरे सही रहे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये देखने का प्रयास करेंगे कि बहुत सारे इसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सबके मन में डाउट भी होंगे कि क्या इसका सही ये होगा या ये होगा, बिकॉज हमको तो ऐसा ही लगता है कि जो मैंने लगाया है वो सही है भाई, ठीक है। तो मैंने अदर जो यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो कितने भी यूट्यूबर्स हों, चाहे ऑथेंटिक हो, अनऑथेंटिक हो, पॉपुलर हो, ना पॉपुलर हो, मैंने सबको देखा है, ठीक है। सबको देखा है। मैंने मेरे दोस्तों से बातें की हैं जिनका स्कोर लगभग मेरे आसपास है, मेरे से ज़्यादा है, कम है, जो भी हैं। और मेरे दोस्तों से बातें की हैं, यूट्यूब्स की वीडियोस देखी हैं, EPG पाठशाला को समझा है, अदर जो सोर्सेज हो सकते हैं उन सबको मिला जुला कर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ भाई। और इसमें जो क्वेश्चंस मुझे लगता है कि हाँ इसके अंदर कुछ डाउटफुल हो सकता है, तो उसको मैंने ऐसे पूरा का पूरा रेड कर दिया है, रेड लाइन से उसको क्रॉस कर दिया है, तो उन सबको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बिना किसी देरी के आज की हमारी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट आंसर बताता जाऊंगा बिकॉज ये पेपर आपने 3-4 बार खुद भी देख लिया होगा, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है द शट डाउन पॉइंट ऑफ परफेक्ट कम्पिटिटिव फर्म्स, तो इसका आंसर डी आएगा। एंड उसके बाद में प्योर मोनोपोली का कौन सा फिक्चर नहीं होता है, तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद में वायरलेस जर्नल इक्विलिब्रियम मॉडल जो है वो डी इसका आंसर होगा। साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस का आंसर आएगा। उसके बाद में स्टैकलबर्ग मॉडल के अंदर बेसिकली इसका जो आंसर होगा बी होगा, ग्रेटर देन दोज ऑफ द फॉलोअर्स। उसके बाद में अगला हमारा जो क्वेश्चन है, एक्सेस कैपेसिटी किसमें नहीं होती है, तो परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होती है। देन व्हाट विच इज करेक्ट फीचर ऑफ मोनोपोनोसिस्ट, तो इसके अंदर आएगा कि एक बायर होता है, खरीदने वाला एक होता है और बेचने वाले बहुत सारे होते हैं, इसको मोनोस्पोंसी भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन भाई मैं गलत करके आया हूँ, ठीक है। मैं जो गलत करके आया मैं बताता जाऊँगा, कोई बात नहीं। बिकॉज हमारा जो माइंड होता है ना यार, एक कुछ ना कुछ जो क्वेश्चन है वो ह्यूमन एरर के कारण गलत हो सकते हैं। एक यूट्यूबर सर की मैं वीडियो देख रहा था तो उसके अंदर एक बंदे ने लिखा हुआ था कि मेरे तो 95 क्वेश्चन सही हैं। तो मैंने उसके अंदर लिखा कि भाई तेरे 95 है ना, तो मेरे 101 ठीक है, ठीक है। तो डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा 30 मार्क का नहीं होता है। इकोनॉमिक्स के पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता है भाई, सोचने और समझने वाला पेपर होता है। अब इसके लिए मुझे कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे कि ये पेपर तो इतना आसान था कि इसको तो सोचने समझने की जरूरत ही नहीं थी, तो ऐसा भी नहीं है भाई। चलो देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हरफंडाल हिल्समैन इंडेक्स के अकॉर्डिंग क्या मार्केट कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आएगा, तो बाय स्क्वेयरिंग द परसेंटेज मार्केट शेयर ऑफ द ईच फर्म इन द मार्केट। सो 7th क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा। और उसके बाद 8th क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ISLM मॉडल के अंदर इंक्रीजिंग इन द मनी सप्लाई इज द राइट आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन डाउटफुल होंगे उसके ऊपर आप बात भी करेंगे। द रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस डज नॉट इम्प्लाई दैट आंसर इज बी। The policy maker have better information about the economy than the economic actors. It is not a right answer. And next question है which is incorrect. तो यहाँ पर जो incorrect आएगा कि जो मिल्टन फ्रीडमैन मोनेटरिस्ट हैं वो ऐसा नहीं मानते कि क्राउडिंग आउट नहीं होता है जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, बिकॉज वो तो मॉनेटरी पॉलिसी को फेवर करते हैं, तो फिजिकल पॉलिसी से तो क्राउडिंग आउट होगा, तो ये वाली बात गलत हो जाएगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा 11th नंबर क्वेश्चन, एलम किसके बारे में बताता है भाई, तो एलम आर और वाई के बारे में बताएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, विच सॉल्यूशन डू केन्जियंस प्रेफर फॉर ए पॉजिटिव डिमांड शॉक, तो इस क्वेश्चन के ऊपर हो रहा है अपवाद, हो रहा है विवाद, हो रहा है। कुछ लोग इसका आंसर कह रहे हैं कि इसका आंसर जो है, इसका जो आंसर होगा दैट इज बेसिकली सी होगा, हायर टारगेट इन्फ्लेशन रेट।
कुछ लोग कह रहे हैं कि एक्सपेंसिव पॉलिसी होगा, कुछ लोग कह रहे हैं इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे भाई, तो ये ए ऑप्शन और डी ऑप्शन में क्या डिफरेंस है और बी ऑप्शन में क्या है कि पॉजिटिव डिमांड शॉक का अगर हम ऐसा सोचें कि पॉजिटिव डिमांड शॉक है कि इकोनॉमी के अंदर लोगों की डिमांड बढ़ रही है, तो इसके लिए क्या सोल्यूशन होगा भाई? इसके लिए क्या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी? अपना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, लोगों के पास पैसा जाएगा तो और डिमांड बढ़ेगी। क्या इसको हम ऐसे सोचें, या फिर हम इसको ऐसे सोचें कि अगर मान लो पॉजिटिव डिमांड्स हो गया, लोगों की डिमांड बढ़ रही है तो गवर्नमेंट खुद सामान पैदा करना स्टार्ट कर दे, ऐसा कुछ सोचें? या एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी सोचें? या डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है तो केंजियन सोल्यूशन ऐसा दे सकता है कि हम फ्यूचर में हायर टारगेट इन्फ्लेशन रेट को लेके चलते हों। तो लगभग अदर यूट्यूब की वीडियोज़ को देखने के बाद मुझे जो ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर सी होना चाहिए, इसका आंसर सी होना चाहिए। बट इस क्वेश्चन को आप अभी साइड में रख देते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसको हम साइड में रख देते हैं, उसको बाद में देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि कितने क्या सही रहते हैं, क्या गलत रहते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है भाई हम अब डाउट में रखेंगे कि इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है नॉन ह्यूमन और ह्यूमन वेल्थ का मिल्टन फ्रीडमैन आएगा। सुमफिटर के 4 ट्रेड साइकिल होते हैं, कुछ लोग इसको 5 भी बता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसका 4 ही आंसर होगा, इसको हम ज़्यादा विवाद में नहीं रखते हैं। उसके बाद में क्वाटा सैम्पलिंग फॉर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आ जाएगा। एंड इसका जो आंसर होगा, मैंने लगभग 3-4 मिनट लगाई इसके ऊपर कि राइज इन प्राइस 6% है, वेज इंक्रीज 12% है, तो इसका आंसर लेस देन 6% आएगा भाई। बिकॉज इसका जो आंसर आएगा दैट इज बेसिकली, हम इसको ऐसे निकालेंगे कि मान लो 100 से 106 हो गया, और ये जो मेरा वेज था 100 से 112 हो गया, तो 106 डिवाइड बाय 112 करेंगे, नॉमिनल डिवाइड बाय रियल, तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज बेसिकली 5.71 आएगा, तो लेस देन 6% आएगा। और ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है जो कि पहले भी काफ़ी बार आया हुआ है। ओके, अगला हमारा जो क्वेश्चन इसका आंसर फर्स्ट आएगा, पहले आएगा हार्मोनिक, फिर ज्योमेट्रिक, फिर अर्थमेटिक मीन, बिकॉज यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर पूछा गया है। अब कुछ लोग ह्यूमन एरर के कारण इसका आंसर पहले अर्थमेटिक मीन कर देंगे, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर हार्मोनिक मीन। तो इसको भी, यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इकोनॉमिक्स के पेपर के अंदर जो हम गलत करते हैं भाई, ठीक है? उसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन है इसका ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा, लैप्सियन पास्से का फिशर आइडियल इंडेक्स जो होता है। उसके बाद 90 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर सी आएगा कि पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत होती है, और इसको आप देख सकते हो। अगला हमारा क्वेश्चन है टाइप 2 एरर आएगा नल हाइपोथेसिस का। अगला हमारा क्वेश्चन है लीनियर विच इज़ नॉट इंक्लूड इन लीनियर इकोनॉमिक्स। तो लीनियर इकोनॉमिक्स के अंदर नियो क्लासिकल जो ऑप्टिमाइजेशन है उसको हम लीनियर मॉडल के अंदर नहीं रखते हैं। गेम थ्योरी, लीनियर प्रोग्रामिंग, इनपुट आउटपुट एनालिसिस को हम एज एन रखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर इक्वेशंस के रूप में। तो इस क्वेश्चन को भी हम डाउट में रख सकते हैं, लेकिन इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर से ही आना चाहिए, बाकी राम जाने। लेकिन राम जाने की बात ये नहीं है भाई, हम लास्ट में देखेंगे कि लगभग मुझे 10 से 12 ऐसे क्वेश्चंस मिले जो कि थोड़े डाउटफुल हैं, लेकिन उन 10 से 12 क्वेश्चंस को डाउटफुल होने के बावजूद लगभग 9 क्वेश्चंस के आंसर निकल रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है क्रोटोसिस का 3 आएगा। देन हमारा आएगा 2 स्टेज लिस्ट स्क्वायर मेथड। कुछ लोग बच्चे इसका लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लाइक्लीहुड भी बता रहे हैं, सो ये 2 स्टेज लिस्ट स्क्वायर ही आएगा। एंड मैं कोई भी सोर्स वगैरह आपको नहीं दिखा रहा भाई, बिकॉज मैंने सारी चीज़ें कर ली हैं। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है, तसल्ली है, तो आप उसको देख सकते हो। एंड 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर वेटेड लिस्ट स्क्वायर ही आएगा। हेट्रो को सही करने का क्या उपाय हो सकता है। एंड उसके बाद में इसका लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन 0, इसकी इस इलास्टिसिटी आएगी, एल शेप होता है। अगला जो 26 नंबर क्वेश्चन है, मैंने तो इसका क्वेश्चन की आंसर किया था कि ऑल फ्रॉम अर्न प्रॉफिट को अर्न करेंगी, लेकिन जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर क्या हो सकता है? कुछ लोग इसका आंसर ऑल फर्म सेल एट द सेम प्राइस के ऊपर बेचेंगी, या फिर, तो इस क्वेश्चन को मैं तो डाउट में ही रखता हूँ भाई कि इसका आंसर क्या हो सकता है, मुझे अभी नहीं पता है, ठीक है? तो लगभग 3 क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं। उसके बाद में इसका आंसर 2.0 आएगा, मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद में लिक्विडिटी ट्रैप इज नॉट करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। लिक्विडिटी ट्रैप जैसा कोई ऐसा फॉर्मूला या थ्योरी नहीं होती है जो कि आप बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP को सही करने के लिए यूज़ करते हैं।
उसके बाद में अगला हमारा है कस्टम यूनियन के अंदर बोथ क्रिएशन और डाइवर्शन दोनों ही होते हैं। हैजिंग रिस्क को कवर करता है एंड ना कि उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। उसके बाद में अगला हमारा जो क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर विल बी हाई अंडर द कंडीशन। तो इस पहले ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है और किसी अदर एनटीए नेट के पेपर में आया या फिर किसी अदर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो वहाँ पर इसका आंसर देर इज एन इंक्रीजिंग इन द एक्सपोर्ट दिया हुआ था। देर इज इंक्रीजिंग इन द एक्सपोर्ट आंसर दिया हुआ था। तो अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो इसका आंसर डी भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप डाउट में रखते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल आंसर इसका मुझे लगता है कि अगर उन्होंने दूसरों के पेपर से उठाया है तो इसका आंसर फर्स्ट ही दे देंगे वो। उसके अलावा इसका आंसर सी हो जाएगा। देन ओलिन इसका आ जाएगा, फैक्टर एंडोमेंट हेक्चर ओलिन थ्योरी। अगर इसका जो आंसर आएगा बेसिकली नेशन टर्म ऑफ ट्रेड 3 है तो दूसरे की 1/3 हो जाएगी। उसके बाद में ये जो मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल है इसको भी मैं रखता हूँ। मैंने तो इसका आंसर ओनली वन किया था कि दैट मॉडल इज बेस्ड अपॉन ISLM कर्व इम्प्लीटेशंस इन द ओपन इकोनॉमी और इट डज नॉट एक्सप्लेन द परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर। तो ये लेबर की परफेक्ट मोबिलिटी के बारे में नहीं बताता है। इसके लिए मैं थोड़ा सा मेरे जो ओवन नोट्स हैं उसको मैं देखना चाहूँगा अंतिम PDF के ऊपर। सो ये मेरी अंतिम बैच फॉर UGC नेट की क्लासरूम है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो भाई अगर करना चाहो तो, ठीक है। बिकॉज इसके अंदर मैंने सारा जो मटेरियल है बहुत अच्छी तरीके से सजाया हुआ है। इसके अंदर आपको PDFs मिलेंगी, PDFs के साथ वीडियो का लिंक भी मिलेगा। पूरा ISLM मॉडल मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन किया है, आप इसके अंदर देखोगे तो स्टार्टिंग में मल्टीप्लायर, बैलेंस ऑफ पेमेंट, केंजियन, ISLM, क्राउडिंग आउट, पॉलिसी इफेक्टिवनेस, ओपन इकोनॉमी मॉडल, मुंडेल फ्लेमिंग, एवरीथिंग आई हैव बीन एक्सप्लेन्ड। सो इसका क्या आंसर हो सकता है इसको हम देखते हैं थोड़ा सा उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम देखेंगे। तो ओके यहाँ पर बेसिकली परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ कैपिटल की बात की गई है। एंड ओके यहाँ पर स्मॉल इकोनॉमी, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, फ्लोटिंग फिक्स एक्सचेंज रेट, प्राइस लेवल एंड फॉरेन एंड डोमेस्टिक इनकम कांस्टेंट, मनी सप्लाई और मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट की बात की गई है। तो यहाँ पर परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ कैपिटल आएगा तो वो एक्सप्लेन नहीं करता है, ये बात ठीक है भाई। तो वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आना चाहिए था दैट इज़ बेसिकली बोथ ही आना चाहिए था, लेकिन हमने इसका आंसर फर्स्ट कर दिया है तो ये इसका आंसर ऐसा हो जाएगा। कोई बात नहीं। अब देखो यार इतना डिटेल से मैंने खुद इसको पेपर में किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, तो लेकिन ऐसी छोटी छोटी ह्यूमन एरर की जो मिस्टेक्स हैं वो बच्चे से होती हैं, ठीक है। और लेकिन मेरा ऐसा अनुमान कहता है, मेरी समझ कहती है कि इन एरर के बावजूद हम अगर हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, हमने अच्छे से इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल को समझ लिया है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर करवाते हैं उस आइडियोलॉजी को, उस पैटर्न को समझ लिया है, तो बिना किसी महान ग्रंथों को पढ़े हुए भी इस प्रकार के पेपर को क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। और मैं तो इसको नहीं मानता ऐसा कुछ, मैंने कुछ 30 मार्क हमने कुछ काम किया है इस पेपर को कर बिकॉज ये एक बंदे की जो एक्चुअल जो पोटेंशियल होता है उसको साबित नहीं कर सकता है, ठीक है। एंड उसके बाद में 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट आ जाएगा, कार्डोर ग्रोथ मॉडल, इन्वेस्टमेंट इज ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ प्रॉफिट। थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा और कैपिटल इज होमोजीनियस, इसके ऊपर वो कुछ ज़्यादा बात नहीं करता है। एंड इन केस ऑफ परफेक्ट कोरिलेशंस द टू रिग्रेशन लाइंस आर कोइंसाइड हो जाएगी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी वो। एंड उसके बाद में मार्शल एंड एजवर्थ इज द कंसेप्ट गिवन, ऑफर कर्व का जो कंसेप्ट है वो मार्शल एंड एजवर्थ के द्वारा दिया गया है। परचेजिंग पावर प्रायोरिटी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, कौशल आ जाएगा उसका। एंड पिकॉक वाइजमन ने डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट दिया है। काफ़ी क्वेश्चन पब्लिक इकोनॉमिक्स से पूछे गए हैं। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर जेम केंज आ जाएगा। देन विच टाइप ऑफ गुड्स डू नॉट हैव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। वैसे इसका आंसर प्राइवेट गुड्स होना चाहिए था, लेकिन वो हमें कहीं देखने को मिला ही नहीं। तो इसका जो इसके अलावा जो आंसर हो सकता है दैट इज़ बेसिकली नॉर्मल गुड्स को आप इस कैटेगरीज में रख सकते हैं। और तो मैंने इसका आंसर नॉर्मल ही गुड किया है। ऐसा नहीं कि मैंने किया है तो इसका आंसर नॉर्मल गुड ही आएगा, लेकिन ऐसा अदर जो सोर्सेज हैं उनसे मैंने जो पता किया है तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर नॉर्मल गुड आएगा, ठीक है। और
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रिमेडिंग ऑफ पब्लिक डेप्ट। तो ग्रांट इन एड इज नॉट अ रेमेडी। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है भाई। और उसके बाद में नोट फिजिकल इंस्ट्रूमेंट ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड वाज वैगनर हाइपोथेसिस एसोसिएटेड विद पब्लिक एक्सपेंडिचर। एंड उसके बाद फंक्शनल फाइनेंस एपी लर्नर भाई साहब, प्राइमरी डेफिसिट फिजिकल माइंस इंटरेस्ट पेमेंट। देन मस्करेव ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, मैंने इसका क्वेश्चन कर दिया था फाइनल द फाइनल डायरेक्ट मनी बर्डन ऑफ टैक्स, बट इसका आंसर जो आएगा डी आएगा। द चार्ज चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फॉर प्राइवेट यूज अराइजिंग फ्रॉम चेंज इन द बजट पॉलिसीज। एंड 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर मस्करेव जी आएगा। एंड उसके बाद में यहाँ पर जो ये जो क्वेश्चन है क्लीनिंग द पावर प्रायोरिटी थ्योरी, कुछ लोग इसका आंसर पॉजिटिव थ्योरी कह रहे हैं, कुछ लोग डिसप्लेसमेंट इफेक्ट जो वैगनर की थ्योरी है उससे इसको जोड़कर देख रहे हैं, बिकॉज उसी के अंदर ये पार्ट आता है। कुछ लोग इसको बैलेट बॉक्स थ्योरी कह रहे हैं। तो एचपीएससी हैरान है, परेशान है कि भाई इसका आंसर हम क्या दें, तो ये मैं डाउट में रखता हूँ। देन उसके बाद में विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पेयर ऑफ मैच। तो ये इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज बेसिकली क्लार्क फिशर के द्वारा दी गई थी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है नोट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल्स, तो बी इसका आंसर होगा। एंड उसके बाद में 54 नंबर जो क्वेश्चन है मैं इसको ज़्यादा इसका आंसर डी आएगा भाई, ठीक है, बिकॉज ज़्यादा माथापच्ची नहीं करते हैं, ठीक है, बिकॉज माथापच्ची आपने कर ली है, पेपर में कर ली है, इतनी नहीं की है मुझे लगता है। और भाई अगर किसी की किस्मत में लिख रखा है ना तो उसका हो जाएगा, और नहीं लिख रखा तो क्या पता 1-2 नंबर से रह भी जाए। तो सब किस्मत की बात है भाई। ये जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं ना, वो बंदे की प्रिपरेशंस, एमसीक्यूज़, मेहनत, सारी चीज़ें एक साइड रखकर लास्ट में उस किस्मत के ऊपर आ जाते हैं कि किसकी किस्मत में कौन से घोड़े सही भरे गए हैं, बिकॉज दैट इज़ अ सिंपल थिंग। एंड अकॉर्डिंग टू द टोबिन which one of the following statement is correct for the transaction demand for money। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर फर्स्ट आना चाहिए। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज अफेक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट से होती है, नॉट इफेक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट नहीं आएगा, बिकॉज बोमल और टोबिन दोनों ने इस थ्योरी को मिलकर बनाया था। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है फर्स्ट आना ही चाहिए। और बट कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका आंसर बी होगा, तो मैं मेरे नंबरों के अकॉर्डिंग इसको क्वेश्चन मार्क रख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसका आंसर ए ही आएगा। एंड और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस में डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो। मैसेज का मतलब है कि चैट बॉक्स में चैट कर सकते हो कि ये क्वेश्चन है कि ऐसे से हमको ऐसा लग रहा है, और इस आंसर के अकॉर्डिंग आप बता सकने का प्रयास कर सकते हो कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। फिलिप्स करो भाई साहब का ये सी ऑप्शन हो जाएगा। एंड उसके बाद में ये यहाँ पर हमने वेलोसिटी ऑफ मनी निकालना था, इसका आंसर 8 होगा। मॉनेटरी पॉलिसी इज मोस्ट इफेक्टेड व्हेन इन्वेस्टमेंट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ज़्यादा रिलेशन के साथ हो, मनी डिमांड के साथ कम हो, तो ए आ जाएगा। एंड उसके बाद टोबिन टैक्स इज टैक्स ऑन इंटरनेशनल फ्लो ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल आएगा इसका। मैंने इसका आंसर किया था ट्रांजैक्शन ऑफ मनी मार्केट, तो वो गलत हो गया। एंड कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन की बात करें तो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल आ जाएगा। इसके अलावा कोब डगलस भाई साहब आ जाएगा। इसका एम्बॉडीज टेक्नोलॉजिकल चेंज, बिकॉज एम्बॉडीज टेक्नोलॉजिकल चेंज सोलो से जुड़ा हुआ है, तो इसका कोब डगलस आ जाएगा। एंड अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। एंड उसके बाद में ये एंटरप्रेन्योर सुम्पिटर भाई, इनोवेशन सुम्पिटर, हिक्स न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस बोथ आ जाएगा। एंड उसके बाद में 25 कोलिन क्लार्क, ऐसे ऊपर से कुछ ऐसे 60 क्वेश्चन तो ऐसे लग रहे थे कि भाई ऊपर से ऐसा है कि उसका आंसर सबको आ रहा है। 60 क्वेश्चन तो ऐसे थे। 60 के बाद में 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको किसी को अता पता नहीं है, ठीक है। और उसके बाद 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि थोड़े से ट्रिकी थे, थोड़े से कह सकते हैं ट्रिकी होने चाहिए थे। तो 60 क्वेश्चन सबके लिए आसान थे। इन 60 में से किस महान बुद्धि ने अगर इन 60 क्वेश्चन में से अगर इन 60 क्वेश्चन जो सबको आ रहे हैं, अगर उसमें से किसी ने किसी को कुछ गलत किया है तो उसके चांसेस फिर कम हो जाते हैं, सिंपल सी बात है। और ये जो 20 ट्रिकी क्वेश्चंस थे, इन 20 ट्रिकी क्वेश्चंस में अगर किसी बंदे ने ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन सही कर दिए हैं तो उसका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहीं पर बेसिकली जो मार्जिन आने वाला है ना भाई, वो मार्जिन यहाँ पर आने वाला है। एक सबसे बड़ा मार्जिन आएगा यहाँ पर, उसके बाद आएगा तुक्कों वालों का, और तीसरे नंबर पर इस कैटेगरी को मैं रखना चाहूँगा।
और उसके बाद में है हमारा हैरेड मॉडल, इसका जो इट विल लीड्स टू रिसेशन आंसर दे रहे हैं लोग। अनएम्प्लॉयमेंट भी आ सकता है, स्टैग्फलेशन भी आ सकता है, तो मैं इसको रेड कैटेगरी में ही रखना के प्रयास करूँगा, बिकॉज कोई भी ऐसा आंसर बेसिकली इसका रिसेशन कह रहे हैं कि रिसेशन होना चाहिए, बट रिसेशन है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी आ जाएगा, स्टैग्फलेशन भी आ जाएगा, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। गुनार मॉडल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट तो रीजनल इनइक्वालिटीज़ की बात करता है वो। जल्दी जल्दी करते हैं। 69 का आंसर ए आ जाएगा। गोल्डन एज इक्वल टू होता है लेबर एंड कैपिटल की ग्रोथ रेट। एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट सेविंग पोटेंशियल की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका आंसर रेगनर नर्गस ही दे रखा है। कुछ लोग लिविस की बात भी कर रहे हैं तो मान लेते हैं नर्गस ही। एंड अप्रोच टूवर्ड्स द सब्सिस्टेंस लेवल की बात करते हैं तो माल्थीशियन इसको आएगा। एन की इसका बर्थ कंट्रोल बेटर देन ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट, इसका ए आएगा। एंड उसके बाद में कुजनेट का जो कुजनेट है, इकोनॉमिक लेवल रीच ए वेरी हाई लेवल पर चला जाता है तो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन टेंड्स टू डिग्री हो जाता है। एंड कुजनेट कर्व इम्पेजेस ऑन डी ऑप्शन आएगा कि स्टार्टिंग में इनक्वालिटीज़ बढ़ती हैं, उसके बाद डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाती हैं। और 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल आ जाएगा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस का। परफेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ property rights will result in the same allocation of the resources is the right answer for this question। Coase थ्योरम का क्वेश्चन है। एंड उसके बाद इन्फेंट मोरलिटी रेट का 12th मंथ आएगा। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी आएगा भाई, कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पॉइंटों में ऐसा आंसर नहीं आ सकता है, पॉइंटों में डेथ रेट नहीं हो सकती, कि कोई बंदा 0.5 जिंदा रह रहा है कोई मर रहा है, तो ऐसा नहीं आएगा, इसका एब्सोल्यूट टर्म में आंसर आना चाहिए। तो आंसर नंबर इज सी, इसका राइट होगा। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो चुका था। एंड उसके बाद हु नेम इज एसोसिएटेड विद 4 स्टेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, तो इसमें कार्ल सेक्स दे रखा है, लेकिन सेक्स नहीं है, कार्ल मार्क्स हमने पढ़ा है, सेक्स तो पढ़ा ही नहीं, तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है भाई। तो इस क्वेश्चन को मैं तो डाउट रखता हूँ। मैंने इसका आंसर थॉमसन किया था, थॉमसन की 3 स्टेज होती है जो मैंने एपीजी से देख ली थी, तो मेरा क्वेश्चन तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर ये डिलीट हो सकता है या फिर इसको चैलेंज हम कर सकते हैं, बिकॉज कार्ल सेक्स कैसे है, मुझे पता था कि इसका आंसर कार्ल मार्क्स आएगा, लेकिन यहाँ पर कार्ल सेक्स दिया क्यों है भाई, बंदा कन्फ्यूज हो रहा है। तो टाइपिंग मिस्टेक्स के कारण मैं इस क्वेश्चन को गलत मानना चाहूँगा। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो हायर शेयर है पॉपुलेशन का गांव के अंदर, तो हिमाचल प्रदेश भाई साहब है, कि लोग पहाड़ी एरिया के जो लोग हैं वो गांव में ज़्यादा रहते हैं। और सेल्फ रिलायंस का 4th 5 ईयर प्लान आएगा। हम 3rd 5 ईयर प्लान को देख रहे थे, लेकिन हमें वो कहीं देखने को नहीं मिला, तो 4th इसको हम कर सकते हैं। इन्फेंट मोर्टलिटी रेट इज़ नॉट कंपोनेंट ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स आ जाएगा। देन उसके बाद में इसका आंसर ए आ जाएगा भाई, आप इसको देख सकते हो। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है इसका 56.1 आएगा। जीडीपी रेशियो इज एस्टिमेटेड टू डिक्लाइनिंग इन द 25-26। उसके बाद इंडियन रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 39 आएगा, और एक आगे क्वेश्चन है उसका 38 कर देंगे। एंड इसका ऑल ऑफ अबाव आ जाएगा 2025-26 एम्स टू। एंड उसके बाद हिसार इज नॉट अ पार्ट ऑफ 12 इंडस्ट्रियल पार्क, और हम हिसार के ही हैं तो मैंने हिसार को ऐसा काटा मार दिया। उसके बाद में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो इसका 38 आ जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन का 3rd और 4th ऑप्शन सही होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है बेसिकली 3rd और 4th आंसर इसका सही होगा। एंड उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट आर द 4 एरियाज ऑफ इंजन ऑफ डेवलपमेंट आ जाएगा 25-26 के अकॉर्डिंग। तो करंट के क्वेश्चन काफ़ी पूछे हुए तो जो अच्छी बात है। एंड इकोनॉमिक वायबिलिटीज एंड टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी ऑफ लियोनेटिव स्टैटिक मॉडल, दैट इज बेसिकली हॉकिंग असाइनमेंट कंडीशन आ जाएगा। बिल्कुल ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। 92 नंबर जो क्वेश्चन है, इट स्टडी द इंक्रीजिंग इन द सोशल वेलफेयर इन द बोथ एम्बिगियस एंड अनएम्बिगियस केसेस, तो मुझे लगता है इसका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। एंड सेकंड ऑप्शन जो है, इट इज़ फ्री फ्रॉम वैल्यू जजमेंट एंड इंटरपर्सनल कंपैरिजन, तो ये बात सही हो जाएगी और पहली बात गलत हो जाएगी। तो मैंने इसका आंसर सेकंड किया था, तो आई थिंक इसका सेकंड ही होना चाहिए। एंड उसके बाद में मैंने इसको ऐसे सोचा कि यार एम्बिगियस कैसे आएगा, अनएम्बिगियस मतलब कि परफेक्ट कंपटीशन वाली बात कर रहे हैं, सारी बातें फुल इन्फॉर्मेशन हमें हैं, और पैरेटो जो ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया वो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ही लागू होता है। सो दैट्स वाई मैंने इसको पहले को गलत कर दिया। तो इफ़ द फर्म मार्जिनल रिवेन्यू बिकम्स नेगेटिव द इंडिकेटेड दैट, तो टोटल रिवेन्यू फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में इसका आंसर 3rd मोनोपोली का यहाँ पर आ जाएगा। मोनोपोली होती है बैरियर ऑफ एंट्री,
डुओपोली, टू सेलर, ओलिगोपोली, कार्टल और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होमोजेनियस ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा। उसके बाद में वेज ड्रिफ्ट का जो आंसर है इसका, द डिफरेंस बिटवीन एवरेज वेज एंड एवरेज अर्निंग का जो डिफरेंस होता है उसका पास वेज ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। मैंने इसका आंसर फर्स्ट कर दिया था जो कि गलत हो गया था। एंड बेन लिमिट प्राइसिंग थ्योरी इक्विलिब्रियम विल बी एट ए पॉइंट वेयर एम आर इज नेगेटिव आएगा इसका आंसर, बट मैं इसका आंसर नॉन ऑफ द अबाव करके आया था, तो मुझे लगता है कि इसका आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, बट इसको हम कह सकते हैं कि इसका ए कर देते हैं। आंसर 1.25। उसके बाद वेबलन गुड्स बी ऑप्शन आएगा। उसके बाद में कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इसका लॉन्ग रन होता है, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल को मानता है, शॉर्ट रन नहीं होता है। और उसके बाद में थ्योरी ऑफ पोटेंशियल सरप्राइजेस की बात करें तो ये GL भाई साहब ने दी थी। तो ये बेसिकली 100 क्वेश्चंस थे दोस्तों। तो इस 100 क्वेश्चंस में से अगर आप देखें तो लगभग 12 ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जो को हम डाउटफुल रखते हैं, लेकिन 12 में से लगभग फिर भी हमको अगर हम 10 क्वेश्चंस के आंसर सही तरीके से दे सकते हैं, हमने दिए भी हैं, तो लगभग 1 से 2 क्वेश्चंस के ऊपर डाउट हमारे माइंड में आते हैं, लेकिन 98 या 99 क्वेश्चंस को हमने समझ लिया है कौन सा इसका आंसर सही हो सकता है, उसको हमने देख लिया है। तो इसके हिसाब से अब आप अपनी आंसर की बना सकते हो। हालांकि आंसर की 2 से 3 दिन के अंदर आ सकती है, और उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि आपके मार्क्स कितने बनते हैं। तो मेरा ऐसा अनुमान कहता है कि यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द बच्चे हैं लगभग, तो जर्नल कैटेगरी की अगर हम बात करें जिसमें लगभग 17 सीटें हैं, और अदर कैटेगरीज के बच्चे भी इसके अंदर आएंगे जो टॉप रैंकर होंगे, और लगभग 68 बच्चों को शामिल किया जाएगा। उसके बाद EWS की 4 सीटें हैं जिसमें 16 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद OBC की आई थिंक 7 सीटें हैं जिसमें 7 चौक 28 बच्चों को शामिल किया जाएगा। उसके बाद SC, और उसके अंदर भी 2-3 कुछ कैटेगरी होती हैं, तो 17 और 4 21 और 7 29, इसमें शायद 9 हो सकती हैं, तो इसको 9 4 9 36 कर सकते हैं इसको आप, मुझे ध्यान नहीं है। और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर भी सीटें दी गई हैं। तो मेरा ऐसा अनुमान कहता है कि जो कट ऑफ होगी वो जनरल कैटेगरी के लिए हो सकती है कि लगभग 2500 बच्चों ने यहाँ पर पेपर दिया है भाई, तो 2500 बच्चों में से ऐसे महान अनुभवी बच्चे पाएंगे जो इस पेपर के अंदर 80+ स्कोर कर सकते हैं। 80+ नहीं तो लगभग 78 या 77.5, इससे ऊपर वाला जो बच्चा होगा वो जनरल कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। उसके बाद में जो EWS के जो बच्चे हैं वो लगभग 16 जो बच्चों को सिलेक्ट करना है, तो उसके बाद EWS के कुछ बच्चे अगर यहाँ पर चले जाते हैं तो लगभग मान लेते हैं कि EWS के फॉर्म भरे गए हैं 150, 2500 में से 150 बच्चे EWS के हैं जो कि जनरल कैटेगरी के ही होते हैं। तो 150 में से मेरा जो अनुमान कहता है कि लगभग 15 या 20-25 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि ऐसा इस क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हों, या 25 ऐसे स्टूडेंट होंगे, 25 में से 10 जो लोग हैं वो इस क्राइटेरिया को पूरा कर रहे होंगे, 10 या 12, तो वो इसके अंदर चले जाएंगे। तो बाकी के जो 15 से 16 जो बच्चे आएंगे तो इसके अंदर आएंगे। तो यहाँ पर जो बच्चे आ सकते हैं वो लगभग मेरे अनुमान के अकॉर्डिंग 74+ वाले बच्चे, या 75 में इसको रख सकता हूँ, 75+ वाले बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद OBC का जो हिसाब किताब है यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 71 का जो बच्चा होगा, 71 या 70 का जो बच्चा होगा, 70 का, वो 70+ वाला बच्चा यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद में 65 वाला जो बच्चा होगा वो SC/ST के अंदर जो है वो अपना इस कैटेगरी को शामिल कर लेगा। और यहाँ से फिर 172 बच्चे जो हैं वो निकल के आएंगे इन 2500 बच्चों में से, जो कि 10 अगस्त को अपना सब्जेक्टिव एग्ज़ाम को लिखने का प्रयास करेंगे। तो ये कुछ मेरी प्रेडिक्शंस कहती हैं। बाकी और इसके अकॉर्डिंग अगर हमारे नंबर बन रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आई होप आपको ये काफ़ी अच्छी लगी होगी वीडियो हमारी। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भाई, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो भाई। मैंने इतनी वीडियोज़ यहाँ पर बनाई हुई हैं, बट ठीक है।